चलो देखना आज का हमारा होगा केमिस्ट्री। जिसे बोलते हैं रसायन शास्त्र। हम लोग 9th में देख चुके हैं कि केमिस्ट्री जो क्या है साइंस का एक भाग है। साइंस को कुल 2 भागों में बांटा गया था, फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजी। फिर फिजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा गया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया था, बॉटनी और जूलॉजी। क्लियर? यानी कि अब हम जो अभी पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और दुइयों का सम्मिलित रूप सीधे बायोलॉजी को पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसका रूप है? साइंस का ही रूप है। क्लियर हो? तो साइंस के अंतर्गत हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यानी कि साइंस को जो है 10th में कुल 3 वर्गों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में सीधे। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जो है वो क्या है? फिजिकल साइंस का एक रूप है। अब यहाँ जो केमिस्ट्री है उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या चीज? निर्जीव जो पदार्थ होगा उसका क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी रिएक्शन किस, उसका गुण, आकार, आकृति इत्यादि को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को वहां लिखा भी चुके थे परिभाषा। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, बनावट, गुण, अभिक्रिया इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी क्या? साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, बनावट, गुण, अभिक्रिया इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब जिसे कि यहाँ पे देखना है एक चीज, देखे भी हो लेकिन उतना गौर कभी नहीं किए होगे, जिसे कि हम दूध में अगर दही दे देते हैं तो क्या बन जाता है? दूध से दही का बनना। या दूध में थोड़ा सा नींबू पड़ जाता है तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। दूध का फटना। समझ में आ रहा ना? कि ये सब जो भी है सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम दूध में, मान लो ये मेरा दूध है, इसमें थोड़ा सा अगर हम दही की मात्रा दे दें, दूध में अगर थोड़ा सा दही, अब देखो दूध से दही बनता है तो उसमें हमको जोड़न देना पड़ता है, और वो जोड़न क्या होता है? रियल में वो दही होता है लेकिन उसका थोड़ा सा मात्रा देते हैं। अब मान लो कि ये मेरा दूध है, ठीक, ये दूध में हम थोड़ा सा दही का मात्रा दिए, मान लेते हैं हम ये दही है, ये जो इसमें आ गया क्या दूध के अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1 दिन 2 दिन के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो पूरा था सब के सब क्या बन जाता है? दही बन जाता है। आखिर कैसे? ये दूध जो है, ये जो मेरा दही है, दूध के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया। और अभिक्रिया के बाद क्या कर रहा है? प्रतिफल को उत्पन्न कर रहा है। यानी कि दूध जो है वो क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, जिसके कारण यही दूध रासायनिक परिवर्तन होता है और जो कि दही बन जाता है।
यानी कि अभिक्रिया, देखो दही, चूंकि ये दही जो दूध में बना तुरंत डालते हैं तुरंत तो नहीं बन जाता है, समय लगता है, यानी इसका क्या प्रोसेसिंग होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे इसका होता रहता है। और जब अभिक्रिया हो जाती है फिर क्या, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो यहाँ परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह कि क्या दही से हम फिर दूध बना सकते हैं, लेकिन दूध से तो दही बना सकते हैं, यानी वैसा परिवर्तन जो अदला बदली नहीं हो, जिसे दही से दूध बन रहा है बट दूध से दही बन रहा है बट दही से दूध नहीं बनेगा, किसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो मेरा है दही मात्र तो थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ क्या पूरा दूध ही मेरा दही बन गया। तो ये जो है मेरा एक अभिक्रिया हो रहा था और अभिक्रिया कारण नया चीज बना, यानी ये जो था इससे ये क्या बन गया, नया बन गया। अब देखना यहाँ पे ये जो बना उसका रंग भी अलग हो जाता है, रूप भी अलग हो जाता है, उसका स्वाद भी, हर चीज। लेकिन यहाँ एक चीज है कि रंग इसका चेंज नहीं होता, क्योंकि दूध भी उजला रहता है और दही भी मेरा। लेकिन देखना थोड़ा, दूध पूरा जो है पानी की तरह उतना नहीं, कुछ गाढ़ा रहता है, लेकिन उतना भी गाढ़ा नहीं जितना कि दही, क्योंकि दही एक परत की तरह होती है ना। पहला अंतर। दूसरा क्या है, दूध मीठापन रहता है, जबकि दही मेरा क्या लगता है। आखिर दूध यही था, यही दूध से दही बना था, आखिर स्वाद क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। और यही सब चीज हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हो, ये सब परिभाषा सबका लिखा हुआ ही होगा। ठीक, एक मिनट, फिर से लिख लो पहले इसको। चलो देखो, तो हमारा क्या है, पहला एक्सरसाइज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी पहला ध्यान हमको पढ़ना क्या चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या रासायनिक समीकरण क्या होता है जी। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, दूध से जो दही बनता है मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। दूध का फट जाना है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग का लगना है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। चावल से भात का बनना, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पाचन, रासायनिक अभिक्रिया। गेहूं से आटे का बनना, ये सब है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर एक चीज देखना, पहले रासायनिक अभिक्रिया और ये एक भौतिक अभिक्रिया भी होती है। भौतिक अभिक्रिया जिसे मतलब क्या है कि मान लो हम जल लिए, मान लेते इसमें मेरा ये क्या है, जल है, इसमें कुछ चीनी की मात्रा मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, शरबत। तो क्या चीनी और जल को फिर हम बाद में अलग कर सकते हैं। अगर हम इस शरबत को गर्म कर दें और मान लो इधर एक और बीकर रख रहे हैं, जो मान लेते हैं मेरा एक बीकर है जिसमें शरबत रख दिए, इसको एक क्या है कि रबर से पैक कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं रबर से, और इसमें एक परख नली लगा देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, अब परख नली क्या होता है, कि शीशा का बना हुआ एकदम पतला सा, जैसे कि मान लिया जाए इसकी बात हम करते हैं तो ये पतला सा है, तो शीशा का बना हुआ इसी तरह का एक होता है ट्यूब, इसी को हम बोलते हैं परख नली। देखती होगी कि बच्चे का जो दबाव पलाता है, मतलब एक होता है ना, वही जो होता है ना शीशा, वो भी एक परख नली है, जिसमें देखती होगी कि जब हम दाबते हैं तो उससे वायु जाती क्या होता है, दबा अंदर चला जाता है, वही चीज को हम परख नली बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में ट्यूब बोलते हैं। तो मान लो ये मेरा एक परख नली है, यानी ट्यूब है, इसको इस तरह से जोड़ दिए, ठीक, और इसको भी फिर रबर से हम क्या किए हैं, बंद कर दिए। रबर से इसलिए बंद किया जाता है ताकि हवा ना अंदर आ सके ना बाहर जाए। अब अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो देखो जल है वो क्या होने लगेगा, गर्म होगा तो वाष्प होने लगेगा, वाष्प बन करके क्या करेगा, ऊपर जाना लगेगा। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता है पाइप है, लेकिन यहाँ देखो खोल दिए हैं परख नली लगा करके, तो मेरा जितना भी वाष्प है सब क्या करेगा, इसके रास्ते से बाहर निकलेगा, और इधर जाते जाते ये क्या करेगा, इसमें आकर के जमा होगा। अब सोच लो इसके चारों बगल हम बर्फ रख देते हैं, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ देखे हो ना, तो बर्फ रख देने से क्या होगा, ये जो वाष्प है क्या होने लगेगा, ठंडा, और ठंडा होकर के पुनः क्या बन जाएगा, जल।
संघनन होगी, पुनः क्या बन जाएगा मेरा जल। यहाँ पर देखना, जल को जब गर्म किए तो वाष्प बना, और वाष्प को जब ठंडा किए तो फिर क्या बन गया, लेकिन एक बात बताना, इस शरबत में केवल जल ही है, चीनी भी, क्या चीनी वाष्प हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा जितना भी इसमें जल है सब क्या है, वाष्प गर्म करने के बाद वाष्प बन के इसमें चला आएगा, लेकिन सारा चीनी यहीं पे जमा हो जाएगा, क्योंकि ये वाष्प नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो क्या चीनी और जल को हम शरबत से अलग कर पाए? कर पाए ना। इसी को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। चीनी और जो है, चीनी और जल दोनों अलग हो जाएगा। पहले मिला दिए, दोनों एक हुआ, लेकिन जब हम गर्म किए तो देखें कि सारा जल इसमें आ गया वाष्प बन के, और बर्फ रख देने के कारण ठंडा होकर जल बन गया। लेकिन इसकी बात अगर जो हम करें तो यहाँ तो चीनी क्या है कि वाष्प नहीं हो पाएगा, तो ना हो पाएगा तो यहीं रह जाएगा ना। तो यानी कि इसमें जल और इसमें चीनी, क्या दोनों अलग हुआ? अब बताना यहाँ पर ही, दूध हम ले लेते हैं, दूध ही ले लिया, ठीक ना। और दूध, और ये मान लिया जाए एक और चीज, सॉरी मतलब एक यही चीज है, मेरा दूध है, ठीक ना। इसमें हम थोड़ा सा जोरन जिसको बोलते हैं दही का मात्रा दे दिए तो मेरा क्या बन जाएगा, 2 दिन के पश्चात, 3 दिन के पश्चात ही बन जाएगा टोटल दही। तो बताना, दही को गर्म करेंगे तो दूध बनेगा, दही के साथ कुछ भी करेंगे तो दूध नहीं बनेगा। तो यही है रासायनिक परिवर्तन, और ये है मेरा भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। क्लियर हुए? अब जब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अलग अलग है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया भी अलग अलग होगी। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया भी, क्योंकि अभिक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक अभिक्रिया नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इस बोर्ड पे ना लिखूं तो तब तक नहीं लिखा है, अगर जिसे इस बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा तो तुमको दिखाई देगा नहीं देगा, लिखने के बाद ही दिखाई देगा ना। उसी तरह अभिक्रिया होने के पश्चात ही परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखना है एक चीज, अगर हम इसको गर्म नहीं करते तो वाष्प बनता, इसका मतलब है गर्म किया तो वाष्प बन रहा है, यानी अभिक्रिया हो रही है, तभी तो ये जल वाष्प बन रहा है, नहीं तो जल ही रहता। तो उसके बाद ना फिर ये अलग हुआ, इधर चीनी आ गया और इधर शरबत आ गया और ये वाष्प बन गया। यानी परिवर्तन कब हो रहा है, जब अभिक्रिया कर रहे हैं तब, यानी अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होती है। परिवर्तन की कब होती है, अभिक्रिया के बाद, यानी अभिक्रिया के बाद, इसी को हम पश्चात भी बोलते हैं, परिवर्तन होती है। क्लियर? अब रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया तो भौतिक परिवर्तन। क्या यहाँ तक क्लियर हो? चलो उसके बाद एक चीज देखना आप, दूध का फटना। मान लो हम ये दूध का, इसमें नींबू का थोड़ा रस दे देते हैं तो उससे क्या होगा, फट जाएगा। फट जाने के बाद क्या ये पुनः दूध बन पाएगा? गर्म कर दे या फ्रिज में रख दे या कुछ करे, दूध नहीं बनेगा। गर्म कर देंगे खोवा बन जाएगा, और अगर हम फ्रिज में रख दिए तो पनीर बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन दूध नहीं मिलेगा, लेकिन दूध हमको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग का लगना, मान लो कि ये लोहा है, बढ़िया है। अच्छा, लोहे पर जंग कब लगता है, पहले सुन लेना। लोहे पर जंग तभी लगेगा जब उसमें जल की मात्रा और वायु की मात्रा दोनों हो। एक एग्जांपल देते हैं, ये मेरा लोहा है, हम इसको खुला छोड़ दिए, क्या इसमें वायु प्रवेश करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि यहाँ तो हर जगह वायु भरा हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लेते हैं शुष्क वायु। शुष्क वायु कहने का मतलब क्या है, हल्का वायु, या फिर ये शुष्क जो होता है एकदम ताजा ताजा उस तरह का। जब हम इसको खुले हवा में रख देते हैं तो ये क्या करता है, जल की मात्रा, जब इस पे पहले तो एकदम वायु पड़ रहा है, उसके बाद जब जल पड़ती है तो ये क्या होता है, वायु जो शुष्क हो जाता है, और तब इसके क्या है, बाहरी परत से, अंदर की परत से नहीं, बाहरी परत से जो छड़का होता है उससे क्या करती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया के करने के बाद एक मोटी परत बन जाती है जो मिट्टी के टाइप का बनने लगती है। उसके पश्चात क्या होती है, इसे झरझर करके गिरते जाता है, उससे ये क्या होता है, कमजोर हो जाता है। क्षार कमजोर हो जाता है, क्षार खराब हो जाता है। अब बताना, जंग लग चुका है तो क्या इसको बढ़िया जिस तरह था उस तरह से बदल सकते हैं इस लोहे को? नहीं।
नहीं ना, लेकिन बढ़िया लोहे में तो जंग लग सकता है। तो यानी कि बढ़िया लोहा में जंग लग रहा है, एक काम हो रहा है, लेकिन दूसरा काम उल्टा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जबकि इसमें क्या था, चीनी अलग है, पानी अलग है, दुइयों को मिला दिए शरबत। अब दुइयों को अलग करना है, गर्म कर देंगे, परख नली से दूसरे बीकर में ला देंगे, वो क्या बन जाएगा मेरा, जल और चीनी अलग हो जाएगा। यहाँ हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। चावल से भात का बनना, चावल जो हम लेते हैं वो, और भात जब बना देते हैं तो भात तो ऐसे नहीं बनता, उसके लिए क्या अभिक्रिया करानी पड़ती, प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले मान लेते हैं मेरा एक बीकर है, बीकर का मतलब पहले समझते हो, यहाँ थोड़ा समझाते हैं। पहले बीकर, बार बार बीकर का यूज कर रहे हैं। बीकर का मतलब क्या होता है, जैसे कि खाना बनाने के लिए बर्तन होता है, उसी तरह इस सब के लिए का स्पेशल बर्तन आता है जो कि शीशे का बना हुआ होता है, ठीक ना। वो कांच का बना होता है और अलग अलग प्रकार के होता है, बहुत त्रिकोणीय होता है, कुछ भी होता है। उस तरह से मान लो कि ये इस तरह से ज्यादातर देखोगे इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो इसी सबको हम क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं, जो कांच का बना होता है। और जो कांच का बना हुआ रहता है एकदम पतला सा नली, उसको ट्यूब बोलते हैं, यानी परख नली बोलते हैं। तो मान लो ये मेरा कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हम जल दे दिए और जल को क्या कर दिए, गर्म कर दिए। गर्म करने के बाद ये वाष्प होने लगता है, तो हम उसके बाद इसमें क्या करते हैं, जिसको कि ठेठी में बोलते हैं डबकना। तो उसमें फिर इसको क्या करते हैं, चावल को, कच्चा चावल जो होता है, क्योंकि जो पहले उसको भी चावल बोलते हैं और जिसको हम भात बोल रहे हैं उसको भी चावल बोलते हैं, लेकिन ये कच्चा चावल और बन जाने के बाद पका चावल होता है जिसको हम भात बोलते हैं। तो देखो इसमें जब चावल डालते हैं उस समय वो एक दाने के रूप में रहता है। जब डाल देने के बाद वो क्या है, चूंकि गर्म पानी में जब दिए तो निश्चित है कि उस फैलेगा पानी को, तो यानी क्या है हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। और अभिक्रिया के पश्चात वो क्या बन जाता है मेरा, भात। और भात बनने के बाद क्या, उसमें पानी भी रहती है जिसको हम मार बोलते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि चावल में प्रवेश कर रहा है, तो चावल का जो गंदगी है या फिर चावल के जो अंदर का रस है वो जल में भी तो आ रहा है। तो उसके कारण अब क्या होता है कि ये जब बाहर हम जल से जो है, जिसको हम मार बोलते हैं, यानी जो भात बनने के बाद जो जल है उसको निकाल देते हैं तो वो मेरा भात बन जाता है। तो क्या भात का देखोगे मात्रा जल का जो है उससे थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब क्या चावल से तो हम भात बना दिए, पर भात से क्या चावल बना पाएंगे। अब तुम कहोगे सुखा देने पर, तो सुखाने पर भी देखोगे क्या कि वो अलग टाइप का हो जाता है, ये नहीं बन पाता है, नहीं ना बन पाता। तो यानी कि मेरा ये चावल से जो भात बन रहा है वो भी क्या है, रासायनिक भोजन का परिवर्तन, भोजन का पचना। मान लो हम भोजन ग्रहण किए, तो भोजन जो ग्रहण किए तो क्या हमारे पेट में जाने के बाद क्या उसका अभिक्रिया होती है, जिसके फल स्वरूप लेट्रिन निकलती है। तो क्या है कि ये जो भोजन का पचना होता है, जो चावल हम ग्रहण किए हैं, क्या वो चावल पुनः मिल सकता है हमको, पेट में जाने के बाद मिलता है, नहीं ना। तो यानी कि ये सब मेरा क्या, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन तभी होगा जब वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। सिंपल सी बात, अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है, अभिक्रिया के बाद परिवर्तन, और परिवर्तन होने के बाद उसका गुण भी खत्म हो जाता है, उसका पहचान भी खत्म हो जाता है। एक जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे हम, जो दूध था जब अभिक्रिया हुआ तो दूध नहीं बल्कि दही रह गया, हम उसको अब दूध नहीं दही बोलेंगे। इसका मतलब पहचान अपना खो दिया, वो पहचान अपना क्या क्या खो दिया, क्योंकि जिसको हम दूध के नाम से जानते थे अब उसको दूध नहीं बल्कि दही के नाम से जानेंगे। इसका मतलब वो अपना पहचान खो दिया। साथ में बात करते हैं अगर जो हम गुण का, तो दूध मीठा था जबकि वो खट्टा है। दूध जो था एक द्रव्य, मतलब दही भी द्रव्य है, लेकिन दूध क्या है, एक पानी की तरह द्रव्य था, जबकि वो क्या है, एक परत बन जाती है, परत बन जाती है ना। तो इस सब परिवर्तन है, समझ में आ गया। चलो इसको लिख लो, और इसको लिख लिए हो ना, चलो आगे फिर लिखते हैं। तो देखना, रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया भी क्या होगी, रासायनिक। भौतिक परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया भी क्या होगी, भौतिक। तो बनने वाले नए पदार्थ, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे क्या बन जाता है, नए पदार्थ। दूध से मेरा क्या बन रहा था, दही। तो दूध तो मेरे पहले से था, लेकिन नया पदार्थ क्या बन गया, दही। तो ये मेरा हो गया नया पदार्थ, और ये मेरे पास क्या था, पहले से था। तो बनने वाले नए पदार्थ का क्या होता है, रंग। यहाँ रंग चेंज नहीं हुआ था कि दोनों उजला, लेकिन बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ क्या होती है, रंग भी चेंज हो जाती है।
रूप चेंज हो चुकी थी, स्वाद चेंज हुआ था, इत्यादि गुण एवं इसका पहचान भी। चूंकि दही था, पहले हम दही के नाम से जान रहे थे, बाद में जान रहे हैं क्या चीज का नाम के, दही। सॉरी, पहले दूध के नाम से जानते थे, बाद में दही के नाम से जान रहे हैं। यानी इसका पहचान भी क्या हो गया, मूल पदार्थ से बदल जाती है। अब मूल पदार्थ का मतलब क्या है, दही तो बना, लेकिन ये बना किससे, तो दूध मेरा मूल पदार्थ हो जाएगा। दूध मेरा क्या होगा, मूल पदार्थ हो जाएगा। जिसे मान लेते हैं कि चावल से भात का बनना, तो भात तो बना, लेकिन बना किससे हो, चावल से, तो चावल मेरा क्या होगा, मूल पदार्थ। मूल पदार्थ क्लियर हुआ, बदल जाते हैं। तो मूल पदार्थ में, यानी जो पहले वाला दूध से जो दही बना, तो मूल पदार्थ में परिवर्तन आया। तो मूल पदार्थ में यही आने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्या चीज, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन तभी होगा जब अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया नहीं होगी तो परिवर्तन भी नहीं होगा। क्लियर हो। अगर पूछेगा भौतिक परिवर्तन, तो यहाँ क्या होगा, भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में है। और रासायनिक परिवर्तन, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब। अब देखना, अभिक्रिया जो होती है वो पहले होने के लिए क्या करना है, उसको अपने अणु में टूटना पड़ता है। उसको पहले क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाते हैं, तो क्या होगा, ये जल का निर्माण कर देगा। ये क्या कर देगा, जल का निर्माण। हम इंग्लिश में जल को वाटर से पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जल को H2O से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जल को क्या चीज से पढ़ते हैं, H2O से। और ये H2 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन, ये O2 जो है ऑक्सीजन। गैस को हम जब भी लिखते हैं तो 2 के रूप में लिखते हैं। गैस को जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। चूंकि ये गैस है तो इसको हम कभी भी H नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अकेला रहता ही नहीं, ये अपने अणु के रूप में रहता है। ये अपने क्या रहता है, अणु के रूप में, इसीलिए हम इसको 2 लगाते हैं, ठीक ना। गैस को हमेशा 2 के रूप में लिखते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी कि H2 जोड़ O2 बनेगा वो मेरा H2O। अब यहाँ देखना है एक चीज, हाइड्रोजन जो है वो मेरा क्या है, गैस है, इसलिए H2 लिखे। इसका मतलब क्या है कि ये अणु और परमाणु होता है, जिसे जल जो है वो H और O से मिलके बना है। जल H और O से, जिसमें H का कितना मात्रा है, 2 मात्रा, जबकि O का 1 मात्रा है। O का मेरा 1 मात्रा है। अभी H जो है, अगर हम ये मेरा परमाणु है, ये मेरा क्या है, जबकि ये क्या है, अणु है। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में क्रिया करती है तो उससे किसका निर्माण होता है, अणु का। यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है। दो या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या करता है, अणु का निर्माण करता है। यहाँ देख सकते हो, ये मेरा H जो है और ये H है, हम इसको कभी भी अणु नहीं बोलेंगे। कंफर्म रहा ना कि इसको कभी भी अणु नहीं, क्योंकि ये अकेला है, परमाणु होगा, अकेला है। जैसे कि एक बात करते हैं, केवल किसी एक मेंबर के रहने से क्या परिवार बनती है, परिवार के बनने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, एक पति और एक पत्नी। तो यानी कि अकेला किसी के रहने से परिवार नहीं होता, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो उसे परिवार बोलते हैं। अब दादा दादी चाचा चाची सब साथ हो तो उसे ज्वाइंट परिवार कहते हैं। अगर केवल एक व्यक्ति का हो तो उसे हम सिंगल परिवार कहते हैं। लेकिन अगर केवल एक हो तो कभी भी परिवार नहीं कहलाता, केवल एक सदस्य कहलाता। उसी तरह ये जो मेरा H है, ये केवल और केवल क्या है, परमाणु, केवल और केवल। जबकि अणु मेरा क्या हो जाएगा, H2O2, ये सब मेरा क्या होगा, अणु। तो यानी कि पहचानने के लिए भी अगर दे, मान लो कि लिख दिया C2, तो ये मेरा क्या है, अणु है, क्योंकि 2 को मिलके बना है, एक C और एक C, तब ना C2 बन रहा है। समझ में आ रहा ना। केवल C रहेगा तो क्या मेरा रहेगा, परमाणु, और C2 जो है वो मेरा है अणु, ठीक ना। क्लियर हुआ ये चीज, ये वाला नोट कर लेना। चलो देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या, जब एक या एक से
अधिक पदार्थ। देख सकते हो यहाँ पे एक है, जबकि यहाँ पे एक से अधिक है, क्योंकि यहाँ दो है ना, तो दो एक से अधिक हो गया, जबकि यहाँ क्या है, एक है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करती है, यहाँ देख सकते हो दोनों आपस में क्रिया कर लिया है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करती है, क्रिया। क्रिया करने का मतलब क्या है, अभिक्रिया करना। कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, यानी कौन पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ, और उसका गुण क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, भिन्न गुण वाले, इसका मतलब गुण बदल जाएगा। और जब अभिक्रिया करेगा उसका पश्चात भी क्या है, या तो एक हो सकता है, ये एक से देख सकते हो यहाँ पे एक है और यहाँ एक से अधिक, यानी कि या तो क्रिया करने से पहले एक होगा या एक से अधिक, या जब नया पदार्थ बनेगा वहां भी एक या एक से अधिक हो सकता है, यानी क्रिया करने से पहले भी एक हो सकता है और क्रिया करने के बाद भी एक हो सकता है। और जो नया पदार्थ बनेगा उसका भिन्न एकदम गुण क्या है, एकदम बदल जाएगा, रंग बदले, रूप बदले, आकार बदले, स्वाद बदले, कुछ भी बदले, लेकिन क्या करेगा, बदलेगा है। तो जो नया पदार्थ का निर्माण, तो वो जो प्रक्रिया हो रहा है उसी प्रक्रिया क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। देखना ये वाला जो हम लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया मेरा नहीं है, ठीक ना। ये जो हम लिखे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण है, जो कि इसके बाद हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण। जब समीकरण पूछेगा तब समीकरण लिखना। अगर जो एक क्वेश्चन पूछे अभिक्रिया का तो अभिक्रिया जरूर लिखना। बहुत लोग क्या करता है, अभिक्रिया पूछा परिभाषा लिख के ये वाला केवल लिखता है, ये नहीं लिखता। नहीं, अभिक्रिया यही है, ये तो मेरा क्या है, समीकरण है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H जो है इस संकेत है, H क्या है, संकेत, और उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। H संकेत है और नाम है हाइड्रोजन। Cl संकेत है, उसका नाम है क्लोरीन। यानी H संकेत को हाइड्रोजन कहेंगे, Cl संकेत को क्लोरीन कहेंगे। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सनलाइट मतलब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वहां अगर हम रख देते हैं तो ये अपने आप अभिक्रिया करेगा, इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, किसी कटोरी मतलब किसी पात्र में, पात्र का मतलब बर्तन, उसमें तुम जल रख लो, क्या रख लो, जल, H2O रख लो, जल रख लो। तो तुम थोड़ा जल रखोगे, लेकिन कहाँ, सूर्य लाइट में। तो तुम थोड़ा देर के बाद देखना कि जल का स्तर अगर यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, यानी कम गया। और अगर 2-3 दिन रख दो या फिर 2-3 घंटा रख दो तो देखोगे पूरे खत्म हो जाएगा। तो आखिर हुआ क्यों, हम गर्म करवाते हैं तो ये वाष्प बनता है। यहाँ तो गर्म नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ भी वाष्प बन रहा, क्यों, क्योंकि गर्म करते थे इसको किस लिए, इसका तापमान बढ़ाने के लिए। हम यहाँ गर्म नहीं कर रहे, लेकिन सूर्य के द्वारा जो तापमान आ रहा है उससे भी तो इसका तापमान बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। गर्मी के दिनों में जब खाली पैर चलोगे कहीं छत पे या फिर पक्का पे, क्या होता है, पैर जलने लगता है, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर, उसका जो तापमान होता है वो अधिक बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाती अपने आप वाष्प में बदलने लगेगा और वाष्प बन करके क्या करेगा, उड़ जाएगा और ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर ये अपने आप अभिक्रिया करने लगते। यहाँ भी वही होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो अभिक्रिया नहीं कराने पर भी अभिक्रिया कर लेता है, और करने के पश्चात क्या बन जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो, समझ में आ रहा ना। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं या हाइड्रोक्लोराइड। अब एक चीज याद रखना, जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है, जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। ये लोग हम आगे देखेंगे। तो इसका निर्माण करते हैं, जिसे कि देख सकते हो H2Cl2। चूंकि हम यहाँ संकेत नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे तो अणु लिखेंगे, क्योंकि ये क्या गैस है और गैस को संकेत के रूप में लिखते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसमें, सूर्य प्रकाश में, तो क्या चीज का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। जिससे आप एक एग्जांपल देते हैं, इस एग्जांपल से समझना, इससे तो समझ में आया था ना। अब मान लो 2 व्यक्ति हो, दोनों लड़ नहीं रहा, दोनों मान लो दोस्त ही हो। अब बीच में कोई चुगलखोर आ जाए, इसका बुरा इसके पास कर देगा, इसका बुरा इसके पास, यानी क्या कर रहा है, यहाँ अभिक्रिया कर रहा है। चुगली जो कर रहा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अभिक्रिया। ये इसका चुगली इसके पास किया, इसका चुगली, अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, फाइट होगा, ये दोनों में लड़ाई होगा। लो लड़ाई हुआ तो परिवर्तन आएगा, इसका मुंह चूरेगा, इसका मुंह चूरेगा, समझ में आ रहा ना। तो देखना यहाँ पे ये जो चुगलखोरबा है वो सनलाइट है,
समझ में आया? ये चुगलखोरवा कौन है? क्योंकि सनलाइट नहीं होगा और ना ही रिएक्शन करेगा। जैसे किसी का हम बात करते हैं जल का, तो इसमें जब तक हम आग नहीं लगाएंगे, यानी कि जब तक इसका तापमान नहीं बढ़ेगा तब तक तो इस वाष्प नहीं बनेगा। लेकिन तो आप सोच लो, अंधेरा में रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर सनलाइट में रखें तो आग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ चुगलखोर तो पहले से आ गया सनलाइट, तो वो इसको क्या करेगा? वाष्प बना देगा। तो यानी कि अभिक्रिया कराने का काम कौन कर रहा है? उत्प्रेरक। इसको हम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जो सनलाइट है इसको क्या नाम से जानते हैं? उत्प्रेरक। बाद में हम मतलब डिस्कस करेंगे। ये अभिकारक होता है और ये मेरा प्रतिफल होता है, ठीक है, जो कि बाद में करेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो ये जो उत्प्रेरक है मेरा सनलाइट, किस चीज का काम कर रहा है? चुगलखोर का। और किस लिए? थी दोनों को लड़ाने के लिए। किस लिए थी दोनों को? यहाँ पर ये सनलाइट क्यों काम कर रहा है? दोनों के बीच अभिक्रिया करवाने के लिए। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि इसका काम है दोनों के बीच अभिक्रिया करवा देना। समझ में है? दूसरा हम लेते हैं CaCO3, यानी चूना पत्थर। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। इसका दो नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। जब CaCO3 को हम गर्म करते हैं, यहाँ देखोगे ये एक त्रिभुज के जैसा बनाया है ना, ये संकेत है गर्म करने का। जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो वहाँ गर्म करना लिख देते हैं, लेकिन जब हम समीकरण लिखते हैं तो वहाँ गर्म करना नहीं लिख करके एक त्रिभुज का साइन बना देते हैं। इससे समझ में आ जाता है कि ये मेरा क्या है? गर्म कर रहा है। इसका मतलब ये गर्म हो रहा है। समझ में आया? तो जब CaCO3 यानी कि चूना पत्थर को हम गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के बाद वो क्या है? टूटने लगता है। और टूटने के बाद क्या होता है? वो पहले चूना, एक चूना बन जाएगा, यानी CaO। चूना का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना बनेगा और दूसरा फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और देखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तीर लगा है, इसका मतलब ये गैस जो है कभी भी नीचे रहता है, उड़ के देखोगे ऊपर चला जाएगा, होता है ना। तो यानी तीर का निशान का मतलब क्या है? ऊपर जा रहा है, यानी कि उड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? गैस बन जाता है। ओवरऑल में देखोगे क्या चीज? अभिक्रिया या तो खुद हो रही है, करवाना पड़ रहा है। ये तो सनलाइट में खुद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको गर्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके पश्चात जो बन रहा नया चीज, इसका क्या है? इस ना तो इसके जैसा रंग रहेगा, ना आकार रहेगा, कुछ नहीं। सब चीज क्या हो जाएगा? यहाँ बदल जाएगा। ये मेरा अभिक्रिया है, ये समीकरण है, ये अभिक्रिया और ये समीकरण। सिंपल से बात सोच लो, जिसमें पूरा उसका नाम लिख दिए वो अभिक्रिया, और जिसमें उसको संकेत से दिखाया वो समीकरण। क्लियर? लिख लिए? लिख लो।